नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ में जो है यशु भाई है, और यशु भाई का प्लेसमेंट जो है एनवीडिया में लगा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यशु भाई के इंट्रो के साथ में। हेलो गाइस, जैसे उसने बताया मेरा नाम यशु है। मैं 4th ईयर में हूँ। मेरी ब्रांच प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और उसके अलावा मेरी एनवीडिया में प्लेसमेंट लगी है। मेरा रोल है फॉर्मल वेरिफिकेशन इंजीनियर। ये हार्डवेयर रोल है। अच्छा, तो क्या आईटी दिल्ली पसंद आया यशु भाई? पसंद ही है। तभी 4 साल निकल गए। जो लाइक ब्रांच में जैसे आए, तो जैसे मैं माधव को जानता हूँ, तो माधव मेरे को कहा कि कहीं ना कहीं तुम्हारा जो है जेई थोड़ा सा खराब हो गया था। तो लाइक प्रोडक्शन में आना पड़ा तुमको। तो लाइक फिर तुमने लाइक प्रोडक्शन लिया, जबकि तुम लाइक अदर जगह पे जैसे तुमने यहाँ पे सीएस माइनर भी करा है, और लाइक तुमको सीएस में बहुत इंटरेस्ट था, पर फिर भी तुमने आईटी दिल्ली में प्रोडक्शन लिया। तो लाइक क्या रीजन था कि तुमने यहाँ पे प्रोडक्शन इंडस्ट्री ले लिया? ओके, तो जैसे कि जब मेरी रैंक 3000 आई थी तो मल्टीपल ऑप्शंस थे। इनफैक्ट मेरे पास बिट सीएस का भी ऑप्शन था, मेरे पास बाकी अदर आईटी सीएस का भी ऑप्शन था। 3000 रैंक में जिन जिन आईटी में सीएस मिलता है। लेकिन मेन रीजन था एक तो आईटी दिल्ली में जो कंपटीशन है। मेरे को एक चुल थी कि जैसा माधव ने बताया कि रैंक थोड़ी खराब आई थी एक्सपेक्टेड से, तो इसलिए एक वो थोड़ी चुल थी कि बेस्ट कॉलेज में जाना है। उसके अलावा ब्रांच ऐसा नहीं है कि ब्रांच एकदम मैंने रैंडम ली थी जो रैंक के हिसाब से मिल रही थी। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल के बारे में मैंने लोगों से पूछा था, मेरे को पता चला था कि जो उसका प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें इट्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें रटना वगैरह पड़ता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वाला पार्ट है उसमें काफी मैथ्स है, उसमें काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होते हैं। तो फिर मेन जो मैथ्स का कीड़ा था मेरा उसके वजह से मैंने ब्रांच ली थी। तो पसंद आए फिर आपको ये ब्रांच? हाँ, जो प्रोडक्शन वाले पार्ट में तो आपको बताइए ये वेल्डिंग वगैरह होती है, वो उसमें मन तो नहीं करता है, वो बस कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं सीजीपीए के लिए। लेकिन इंडस्ट्रियल वाले पार्ट में जनरली मजा आता है, उसमें क्लासेस में सुनता भी हूँ। उसमें मजा आता है इंडस्ट्रियल वाले पार्ट में। मतलब अगर आप फिर से अगर जेई देते और सेम रैंक आ जाती गलती से, तो क्या तुम फिर से आईटी दिल्ली प्रोडक्शन इंडस्ट्री लेते? हाँ, आई गेस डेफिनेटली, क्योंकि प्लेसमेंट के हिसाब से भी सही है, क्योंकि आईटी दिल्ली है तो फिर कंपनीज बहुत सारी आती हैं। और कोर्स वर्क के हिसाब से ठीक है, प्रोडक्शन वाली चीजें भी पढ़नी पड़ती है, लेकिन इंडस्ट्रियल वाली चीजें तो मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा, तो लाइक जैसे तुम यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आए होंगे स्टार्टिंग में, तो लाइक फर्स्ट ईयर में जैसे तुम्हारे कुछ तो ओल्ड फ्रेंड्स होंगे ऑलरेडी, और कुछ नए फ्रेंड्स बनाए होंगे। तो लाइक किस तरह से पूरा एक्सपीरियंस रहा नए फ्रेंड्स के साथ में? हाँ, फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था, क्योंकि उससे पहले तो फरीदाबाद में रहते थे और वही आसपास के दोस्त जो होते हैं वो वैसे ही थे। लेकिन वही है कि इधर ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, इधर साउथ से भी आते हैं, ईस्ट से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं। तो उन सबसे मिलना, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, काफी अलग लोगों का उससे अलग थॉट प्रोसेस रहता है। तो फिर अलग लोगों से मिलना, उनका उनसे बातें करना, उनका काफी, ये मेरे को बेस्ट चीज लगती है आईटी दिल्ली की, कि ऑल ओवर द इंडिया लोग आते हैं, तो फिर उनसे बात करके काफी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे प्रोडक्शन में ना मैकेनिकल के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कोर कोर्सेज होते हैं। तो क्या तुमको मैकेनिकल के वो कोर्सेज पसंद आए? मेरे को तो नहीं पसंद है। मेरे को तो इनफैक्ट मैकेनिकल का कोर्स वर्क प्रोडक्शन के कोर्स वर्क से ज्यादा बेकार लगता है, क्योंकि मैकेनिकल का कोर्स वर्क इज मोर फोकस्ड ऑन डिजाइन और थर्मल। मेरे को दोनों डिजाइन और थर्मल वाला पार्ट है, दोनों ही इतने पसंद नहीं है। मेरे को तो इंडस्ट्रियल वाला पार्ट ही अच्छा लगता है, उसमें लाइक प्योर मैथ से होती है, हमने कोर्सेज देखे ही हैं। तो मतलब तुमने यार बहुत मेहनत करी है, मतलब तुम लाइक डीआर भी हो, डीआर रहे हो मतलब स्टार्टिंग से ही। और लाइक नॉट ओनली कि मतलब जैसे एक तो प्रोडक्शन इटसेल्फ ही लाइक काफी लाइक इंटरडिसिप्लिनरी है। बहुत सारे जैसे मैकेनिकल हो गया, फिर इसका प्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, एंड देन इंडस्ट्रियल वाला पार्ट हो गया, और फिर तुमने सीएस में भी माइनर करा है। तो लाइक मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह का रहा इन सब में? मेरे को सीएस के कोर्सेज कंपैरेटिवली ज्यादा आसान लगे। उसका रीजन ये है, प्रोडक्शन के जो कोर्सेज रहते हैं उसमें काफी रटना पड़ता है, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, मेरे लिए वो एफर्ट ज्यादा है। सीएस के कोर्सेज में क्या रहता है कि वो कोर्सेज भले मुश्किल होते हैं, वो ज्यादा मैथमेटिकल होते हैं, लेकिन उनमें लाइक ऐसा ज्यादा रटना नहीं पड़ता। तुमने ठीक है प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर ली, एक वो इंटरेस्ट वाली बात भी आ जाती है कि मेरा इंटरेस्ट उस साइड है, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए मेरे को सीएस के कोर्सेज इसलिए बेटर लगे, इसलिए वो मेरे लिए ज्यादा आसान थे। इनफैक्ट मेरा ग्रेड भी उनमें बेटर आया कंपेयर टू प्रोडक्शन के कोर्सेज। अच्छा, जैसे तुमने अभी मेंशन करा था स्टार्टिंग में कि कंपटीशन की वजह से मैंने जो लिया था कि अच्छा कंपटीशन मिलेगा आईटी दिल्ली में। तो लाइक क्या लगा तुम्हें कंपटीशन देख के लाइक आईटी दिल्ली में? कंपटीशन डेफिनेटली बहुत अच्छा मिला, जो मैंने सोचा था। फॉर एग्जांपल कोड फोर्स की बात करें, जैसे कि अब
स्टार्टिंग से कोडिंग करी है, तो फिर उसमें वही कोड फोर्स से लीड कोड करते हैं। तो कोड फोर्सेज में मेरी 1600 रेटिंग हुई थी, लेकिन वही आसपास देखते थे कि CS वाले उनको 2100 2200 भी रेटिंग है, तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती थी और कई बार उनसे बात भी करते थे, उनसे कई चीज़ सीखने को मिलती थी। अलग उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो अलग तरीके से सोचते थे थोड़ा। उसके अलावा CS के कोर्सेज की मैं बात करूँ तो फिर उसमें अ, उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी ऊपर होते हैं। उनके लिए 1-2 मार्क्स कटना भी उनके लिए खराब रहता है, और ऐसा नहीं कि वो मार्क्स से भूखे हैं ऐसा कुछ। लाइक उन्होंने अपने लिए स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर सेट कर रखे हैं कि उनको वो परफेक्शन के लिए भागते हैं वो लोग। तो फिर वो चीज़ से काफ़ी इंस्पिरेशन होती है वो चीज़। अच्छा, सही सही। तो लाइक जैसे फिर यहाँ पे आए तो लाइक बैलेंस करना बहुत मुश्किल रहा होगा इन सब चीजों को, तो लाइक क्या स्ट्रेटेजी थी? हाँ, वो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। वो टाइम, वही हर चीज़ को अच्छे से टाइम देना होता है। अब जैसे कि मैं, जो कोर्सेज रहते थे ऐसा नहीं कि उनको हर दिन पढ़ता था, मेनली तो एग्जाम से पहले ही। उसके अलावा टारगेट कोडिंग था, क्योंकि सीनियर्स वगैरह हर किसी ने बता रखा था कि उसी से नौकरी मिलती है। तो फिर कोडिंग मेरी रेगुलर थी, लेकिन कोर्सेज के लिए मेरा यही था कि क्लासेस चले जाता था, कभी कभार सुन लिया क्लासेस में, लेकिन मेनली एग्जाम से पहले ही पढ़ता था। मतलब तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोर में भी जा सकता हूँ? नहीं, कोर में ना जाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि सीनियर से पहले ही वार्न करा था कि अगर इंटरेस्ट है तो ही जाना। अगर कंपनी पैसा दे भी रही है अच्छा। अगर कंपनी पैसा दे भी रही है तभी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्योंकि फिर वही है कि वो एक गांव से भेज देते हैं और फिर उसमें लेकिन वही है, जिन लोगों का इंटरेस्ट है उनके लिए काफी बढ़िया है, लेकिन वही बात है, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। सीनियर्स ने पहले एकदम वार्न कर दिया था कि अगर इंटरेस्ट है तभी जाना, वरना चले जाओ तुम डेटा एनालिटिक्स में चले जाओ, IT में चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ। अच्छा, तो लाइक जैसे स्टार्टिंग में आते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर करते हैं, तो फिर उसके बाद अपन इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो क्या तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? प्रिपरेशन एज ए मेनली जो मेरे को पता था कि कोडिंग करनी होती है, वही DSA करना होता है मेनली। मैंने वेबडी वगैरह पे ध्यान नहीं दिया था कभी, वेबडी मैंने आज तक नहीं करी। उसके अलावा ML पढ़ी थी, मशीन लर्निंग पढ़ी थी। अच्छा। तो इसकी इंटर्नशिप सीजन के लिए फर्स्ट ईयर में तो मैंने कुछ नहीं करा था, मेनली सेकंड ईयर से स्टार्ट करा था मैंने। सेकंड ईयर में इसके मैंने कॉलेज से 6 भी लिया था, जिसमें DSA का कोर्स है। तो फिर सेकंड ईयर में, और जो सेकंड ईयर का समर ब्रेक होता है, उसी में मैंने कोडिंग करी थी और मशीन लर्निंग पढ़ी थी। मेनली मेरी ये प्रिपरेशन थी इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, तो लाइक फिर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? लाइक क्रैक हो गया जल्दी से कि थोड़ा स्ट्रगल रहा? इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस तो काफी एक हॉरर एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसा था, मेरी CGPA अच्छी थी, मेरी 8+ CGPA थी। उसके अलावा मेरी कोडिंग अच्छी थी, काफी उम्मीदें थी। और फिर मेरे टेस्ट भी जो इंटर्नशिप के लिए OAs होते हैं, वो मेरे काफी अच्छे जा रहे थे, क्योंकि उसमें वो कोडिंग ही पूछते हैं और मेरी कोडिंग अच्छी थी, तो मेरे वो सारे क्रैक भी हो गए थे। मेरे डे 1 पे 4 इंटरव्यूज थे, डे 2 पे 4 इंटरव्यूज, मेरे काफी अच्छे कंपनी में इंटरव्यूज थे, गोल्डमैन सैक्स, JPMC, डी शॉ, मेरा हर जगह कटा था। मेरा इंटर्नशिप हमारा सीजन कब स्टार्ट हो जाता है? कि जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। हाँ, जुलाई मतलब प्लेसमेंट से पहले ही हो जाता है। हाँ, तो ये जुलाई में स्टार्ट हो जाता है और मेरी अक्टूबर में लगी थी। तो फिर मैंने 10 इंटरव्यूज दिए थे। मेरे को नहीं पता मेरे साथ किसने इंटरव्यूज दिए थे, मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए थे। क्या लगता है, क्या मतलब ब्रांच का ड्रॉबैक था कि क्या लगा तुम्हें, कि क्या रीजन था? मल्टीपल रीजन से, एक रीजन नहीं था। जैसे कि कुछ जगह उनको ब्रांच का एक रहता है कि ठीक है प्रोडक्शन का बंदा है, तो फिर उस चक्कर में वो प्रेफर करते हैं CS इलेक्ट्रिकल वालों को। कुछ इंटरव्यूज में मैं काफी नर्वस भी हो गया था। काफी ऐसे इंटरव्यूज थे जिनमें मैं नर्वस था, अच्छे से बोल नहीं पाया था। तो वही बात है कि अगर आपके पास नॉलेज भी है और अगर आप उस नॉलेज को इंटरव्यूअर को नहीं बता पा रहे तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। और कुछ में मेरे को लगता है लक भी साथ नहीं देता। ऑन कैंपस इंटर्नशिप, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, लक काफी बड़ा पार्ट देता है। तो दोस्तों, इंडिया में जो है लाखों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर में जो है प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोगों को फाइनल ईयर में आके पता लगता है कि उनका DSA वीक है, या फिर उन्होंने रियल प्रोजेक्ट्स नहीं करे हैं, पर उन्होंने कभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी अच्छे से। बट इसकी प्रिपरेशन जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से स्टार्ट करनी होती है, वो भी अच्छे से। पर अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को जो है मिराई सॉल्व करता है। आप जब मिराई में जाते हो तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से ही जो है स्टार्टिंग के 100 डेज में 100+ कोडिंग प्रॉब्लम्स करवाते हैं, जिससे आपका DSA स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद में जो है ये लोग आपको रियल प्रोजेक्ट्स करवाते हैं ताकि आपकी CV स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद में ये लोग जो है आपको उसके पैरेलल में ही AI एजेंट्स जैसे कि क्लाउड हो गया, जेमिनी हो गया, गिटहब कोपायलट हो गया, इन सबको ऑप्टिमाइज्ड वे में किस तरह से यूज करना है टेक के लिए, वो सब सिखाते हैं। और इसके पैरेलल में जो है माइक्रोसॉफ्ट से एक्सपर्ट्स के साथ में जो है इंडस्ट्री सेशंस होते रहते हैं। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो ये लोग जो है आपको फ्री मैकबुक देते हैं, प्लस UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपको ये लोग
देते हैं। और यहाँ पे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ 12% स्टूडेंट्स का ही एडमिशन होता है। और अभी जो है 2026 एडमिशन ऑलरेडी ओपन है। आप जो है लास्ट डेट 3 अप्रैल तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है अप्लाई करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे कि लाइक प्लेसमेंट होता है और एक इंटर्नशिप होती है, बट इंटर्नशिप कम लोगों की लगती है। तो लाइक क्या लगता है कितना ज्यादा कंपटीशन होता है लाइक इंटर्नशिप में प्लेसमेंट के कंपैरिजन में? कंपटीशन वैसे रहता है, एटमॉस्फेयर वैसे ही रहता है कि वही आपके पहले ओएस होते हैं, फिर प्लेसमेंट्स होती है। लेकिन हाँ, इंटर्नशिप लगाना मुश्किल होता है क्योंकि इंटर्नशिप के लिए स्टार्टिंग में तो वही बड़ी कंपनीज इंटर्नशिप के लिए भी आती है, प्लेसमेंट्स के लिए भी आती है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए फिर बाद में भी कंपनीज आती रहती है। तो अगर आपकी वो डे 1 डे 2 पे भी इंटर्नशिप नहीं लगती है, अगर प्लेसमेंट नहीं लगती तो उसके बाद भी प्लेसमेंट का काफी स्कोप है। हाँ, काफी कंपनीज आती रहती है। इंटर्नशिप में कम हो जाता है, इंटर्नशिप में डे 1 डे 2 के बाद कंसिडरेबली काफी कम कंपनीज आती है। अच्छा, तो लाइक जैसे फिर इंटर्नशिप जो लगी वो किस फील्ड में लगी थी? मेरी एक्सेला में लगी थी और रोल ट्रेडर था। तो फिर भले ही मैंने 2 साल मैंने पूरा कोडिंग करी थी, मशीन लर्निंग करी थी, सीएस माइनर करा था, लेकिन मेरा प्योर ट्रेडिंग रोल था। प्योर ट्रेडिंग रोल था, तो किस तरह का लगा तुम्हें ट्रेडिंग? वो ऐसा एक्सपीरियंस, लाइक वो 2 महीने का एक्सपीरियंस, मेरी बेंगलोर में लोकेशन थी मेरी। तो फिर वो एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकता। जैसे कि बाकी नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है, आईटी कंपनीज में, कि आपका मैनेजर होता है, वो आपको टारगेट दे देता है कि 2 दिन में ये करना है, और फिर वही लोगों पे प्रेशर रहता है कि ठीक है 2 दिन में करना है ये सब। हमारे ऐसा कुछ नहीं था। तो एक्सेला में था पूरे दिन ट्रेडिंग करनी है, जो और उसमें सिर्फ एक ही रोल था ट्रेडर का पूरी कंपनी में। हर सब लोग ट्रेडर थे वहाँ? सब लोग ट्रेडिंग करते थे, बस कुछ ऐसे लोग थे जिनका जो रिसर्च ज्यादा करते थे, लेकिन वो भी ट्रेडिंग करते थे। और वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे पूरे दिन ट्रेडिंग करनी है। तो वैसा एक्सपीरियंस मेरे को लगता है मेरे को किसी और कंपनी में मिल सकता है। अच्छा, लाइक स्टाइपेंड कितनी थी उसकी? 45,000 थी पर मंथ। अच्छा, तो क्या करा फिर 90,000 का? या बेंगलोर में उड़ गए। बेंगलोर में हर वीकेंड कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। हाँ, उसके अलावा हमने भी ये सोच के रखा था कि 2 महीने बेंगलोर जा रहे, घूमने जा रहे हैं। मेरा पहले से था कि पीपीओ नहीं लेना है। अच्छा, तो फिर इसलिए मैंने ज्यादा काम वाम भी नहीं करा था। मैंने इनफैक्ट कई बार तो हम ऑफिस के टाइमिंग हम घूमने चले जाते थे। अच्छा, तो मतलब किस तरह की सिचुएशन थी पीपीओ के लिए? जैसे उन्होंने ऑफर कर दिया था कि तुमने पहले से ही मना कर दिया था उनको कि मत ऑफर करना? ऐसा था कि लास्ट डे जो हमारा मैनेजर था, वो प्योरली नंबर्स देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो मेरा लाइक ऐसा था कि डिसेंट प्रॉफिट था। तो फिर उन्होंने लास्ट में मैनेजर ने पूछा था कि तुम पीपीओ लेना चाहते हो? मैंने तभी मना कर दिया था क्योंकि कितना दे रहे थे वैसे? उनका 14 एलपी के आसपास होता है। लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि मेन आपको बोनस रहता है कि आप जितना भी कमा रहे हो उसका आपको एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है। कि आपका अगर एक साल में 10 लाख प्रॉफिट है तो आपको 2-2.5 लाख उसमें एक्स्ट्रा मिल सकता है। हाँ, तो फिर उसमें वही है कि अपर लिमिट कुछ नहीं है। हाँ, उसमें अपर लिमिट कुछ नहीं, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो उसका परसेंटेज मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो बहुत अच्छी वो बहुत अच्छी चीज है एक्सेला। हाँ, तो फिर उसके चक्कर में वहाँ पे लोग हैं जो ऐसा करोड़ों में कमाते हैं। अच्छा, हाँ, वो फर्स्ट ईयर सीनियर्स अच्छा, वहाँ से करोड़ों में कमाते हैं। जो हमारा मैनेजर था वो बता रहे थे उनका एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट 400K USD हुआ है। लेकिन उतना एक दिन में लॉस भी हुआ है उनका। अच्छा। ट्रेडिंग काफी अनप्रिडिक्टेबल होती है। मतलब क्या होता था लाइक, क्या सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते थे लाइक ट्रेडिंग करने के लिए, प्रॉफिट के लिए? कि मतलब यही कि लो पे खरीद लो और हाई पे बेच दो? बेसिक तो यही होता है, बाय लो सेल हाई। अच्छा, हाँ, कोशिश तो हम भी वही करते थे, लेकिन वही लो कब है हाई कब है यही मुश्किल होता था। हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते थे। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स लाइक उतनी ट्रिवियल चीज है, सबसे मुश्किल चीज वही होता है ट्रेड करना। वो बहुत कम वोलेटाइल होते हैं, वो दिन में बहुत कम मिलते हैं, और हम उनमें भी एक स्प्रेड से एक चीज होती है, 2 चीजों के बीच में डिफरेंस, तो हम उसमें ट्रेड करते थे। और 10 आवर्स हमारे वर्किंग थे। हाँ, और 10 घंटे हमारे कम थे कि जो मेन एम्प्लॉयज थे वो 14 घंटे 12 घंटे काम करते थे। हम इंटर्न थे तो इसलिए हमें हमसे कम काम कराते थे। अच्छा, तो लाइक वर्क कल्चर किस तरह का लगा वहाँ का? वर्क कल्चर तो काफी लाइक ज्यादा लग रहा है। हाँ, 14 आवर्स था, लेकिन वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगा मेरे को उनका, क्योंकि वो सभी एकदम फ्रेंडली लोग थे और सब एक साथ ही ट्रेड करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई अपना प्रॉफिट करना चाहता है, किसी और का लॉस करना चाहता है। बहुत ही फ्रेंडली सा माहौल था वहाँ का। आपस में पूरे दिन बातें कर रहे हैं और फिर डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा माहौल लगा वहाँ का। अच्छा, तो लाइक वहां से जब फिर आए होंगे तुम, वहां से यहाँ पे लाइक कॉलेज में आके फिर लाइक डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि बीच में चिल मारने लग गए थे? उसके बाद तो ये था कि नौकरी लगवानी है और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट, क्योंकि पीपीओ छोड़ के आया था मैं।
तो फिर अब ये था कि टेक में ही प्लेसमेंट लगवानी है, फिर वही CS फंडामेंटल्स, मशीन लर्निंग, कोडिंग, ये सब स्टार्ट हो गया था। लेट्स से तुम खुद ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो लाइक क्या तुम सेम पाथ फॉलो करोगे कि कुछ चीजें चेंज करना चाहोगे प्रिपरेशन में? पाथ मेरा सिमिलर से ही रहेगा, क्योंकि ये अभी भी कंपनीज DSA पूछते हैं दबा के, इंटरव्यूज में भी, OS में भी। तो DSA इंपॉर्टेंट है, उसमें वही स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं, लीड कोड और कोड फोर्सेज, उसके अलावा बहुत सारी शीट्स रहती है, स्ट्राइवर की शीट्स, और लोग करते हैं शीट्स। उसके अलावा फिर CS फंडामेंटल्स करना, वो प्लेसमेंट से 2-3 महीने पहले भी हो जाते हैं, वो बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं रहते। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, मशीन लर्निंग और AI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। कंपनी जो हो रही है वो चाहती है कि उनको भले खुद AI ना आता हो, लेकिन वो चाहती है कि जो कैंडिडेट बैठा है उसको AI आता है, उसको AI एजेंट्स बनाने आते हो। तो वो AI की हाइप है, और फिर काफी लोगों की लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने AI एजेंट्स के बारे में कुछ अच्छे से पता था। तो फिर अब वो नई डिमांड, अभी तो करंटली वही डिमांड है। फिर लाइक जैसे प्लेसमेंट में बैठे होंगे तुम, तो प्लेसमेंट में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? प्लेसमेंट में ऐसा था कि OS जैसे ही स्टार्ट हुए, उसके बाद वही OS देते रहे थे, उसमें वही DSA वगैरह पूछ रहे थे। तो मेरे मोस्टली OS अच्छे ही गए थे, अगेन DSA की वजह से। फिर कुछ OS में ऐसे CS फंडामेंटल्स पूछी थी, कुछ मशीन लर्निंग के MCQs वगैरह पूछे थे, तो वो भी मेरे मोस्टली हो गए थे। एक OS में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी कॉलेज के दोस्तों से फ्रेंडशिप, कि हाँ IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, खड़गपुर, मेरे सारे कॉलेज में दोस्त थे, भले ही वो एक्सेला के दोस्त हो या स्कूल के दोस्त हो, क्योंकि उनसे OS मिल जाते हैं। जहाँ पे पहले हो जाता है वहाँ हाँ, पे ये शेयर हो जाता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं यही बोलूंगा, कि बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपनी OS रिपीट करती हैं, या उनका ऐसा रहता है कि 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें से रैंडम 20 IIT दिल्ली में दे दिए, 20 कानपुर में दे दिए, या अलग अलग कॉलेज में दे दिए, ये DTO वगैरह में भी। हाँ, तो फिर वही कंपनीज के सेट ऑफ क्वेश्चन सिमिलर ही रहते हैं, तो उसका मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। उसके बाद मेरी शॉर्टलिस्ट काफी सारी कंपनीज में आ गई थी। चला, कौन सी सेट ऑफ कंपनीज तुमने टारगेट करी थी? मोस्टली मेरी टेक कंपनीज थी, जो SD रोल था। उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, जो ये रोल दे रही थी। अच्छा और एक NVIDIA। अच्छा तो लाइक जैसे इंटरव्यू के लिए कितनी शॉर्टलिस्ट थी स्टार्टिंग में? मेरी 20 के आसपास थी। अच्छा। हाँ, मेरे डे 1.2 में आई गेस मेरे 8 इंटरव्यूज शॉर्टलिस्ट। अच्छा। हाँ, वो ऑब्वियसली 8 में तुम दे नहीं सकते, OCS के रूल्स होते हैं कि तुम मैक्सिमम 4 इंटरव्यूज देते हो, और उतना ही टाइम होता है, वो सारा तुम दे भी नहीं पाते हो। हाँ, तो लाइक किस तरह का रहा फिर इंटरव्यूज, लाइक स्टेप बाय स्टेप? जैसे कि डे 1.1 में गोल्डमैन सैक्स में मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, इंटर्न के टाइम टाइम भी तुमने गोल्डमैन सैक्स में? हाँ, उसमें भी था। हाँ। अच्छा। हाँ, तो फिर उसमें तो मेरा फर्स्ट राउंड के बाद ही उन्होंने मेरे को निकाल दिया था। मेन रीजन उसका ये था कि मेरी इंटर्न को पसंद नहीं आई, कि क्योंकि वो SD रोल के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा था, भले ही वो फाइनेंस की कंपनी है, लेकिन मैं SD रोल के इंटरव्यू दे रहा था। उन्होंने कहा तुमने तो ट्रेडिंग इंटर्न करी है। उसका उन्होंने कुछ सवाल पूछे, मैंने बता दिए थे, लेकिन वो एक नेगेटिव इंप्रेशन उनका चला गया था। उसका 1.2 में मेरे काफी इंटरव्यूज थे। मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस में था, मेरा NVIDIA में था, जोमेटो में था, इटर्नल, और एक और शायद याद नहीं आ रहा मेरे को कंपनी का नाम। मीशो डे 2.2 थी, मीशो में भी शॉर्टलिस्ट थी, लेकिन वो 2.2 थी। उसके अलावा मेरे और भी इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड थे, लेकिन वो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि टाइम की कमी थी। तो लाइक एनवीडिया ने क्या क्या पूछा? NVIDIA का जो पहले OA हुआ था, उसमें उन्होंने से मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा। जैसे कि NTSC और IOQ में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्होंने आई गेस 1-2 घंटे का टेस्ट था, और उन्होंने 20 सवाल पूछे थे। तो OA वैसा था, और इंटरव्यू भी वैसा ही था। इंटरव्यू में भी उन्होंने से मैथ्स की पजल्स पूछी थी, जैसे कि कुछ पजल्स उसमें गीक और गीक्स पे भी थी। अच्छा। तो उन्होंने से मैथ्स के सवाल पूछे थे, फिर उन्होंने 1-2 कोडिंग के सवाल पूछ लिए थे। फर्स्ट राउंड में तो ऐसा ही हुआ था। अच्छा। फर्स्ट राउंड मेरा 1.25 घंटा का चला था, और उन्होंने उससे मैथ्स के सवाल पूछे थे। उसमें उन्होंने हेल्प भी करी थी, जैसे कि काफी ऐसे सवाल थे जिसमें मैं बता नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी, उन्होंने बस एक डायरेक्शन दी, तो उसके बाद बता दिए थे। तो फिर इंटरव्यूज भी मेरे काफी अच्छे थे। फिर सेकंड राउंड प्योर HR राउंड था। सेकंड राउंड में उन्होंने प्योर टिपिकल HR सवाल पूछे, जैसे कि प्रोडक्शन क्यों लिए है। अच्छा वहां पे भी आ गया था क्वेश्चन? वहां पे भी ये सवाल आ गया था, प्रोडक्शन क्यों लिए है, और अपनी लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट बताओ। ये सब सवाल पूछे थे उन्होंने। जैसे तुमने प्लेसमेंट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा और इंटर्न में भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा, तो तुम्हें क्या लगा कि लाइक कौन से सेट ऑफ टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा टच करती है कंपनीज, लाइक SD रोल्स में और लाइक AIML में? जैसे कि DSA हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा, लाइक इसमें ऑलमोस्ट हर जगह से क्वेश्चन आता है। हाँ, क्योंकि वो इंटरव्यूज में भी वो DSA पूछे जाते हैं। लाइक वो ऐसी चीज है, अगर आप टेक टारगेट कर रहे हो तो फिर वो करना ही पड़ेगा।
क्योंकि ओएस में भी वही आते हैं। तो अगर टेक टारगेट करो तो फिर वही डिबेट चलती रहती है कि बाद में जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तब भी ऐसे कहीं काम नहीं आता है। लेकिन वो ये कंपनी में जाने के एटलीस्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स तो करना पड़ता है। बाकी मेरे को ऑफ कैंपस का नहीं पता। टेक के लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। फिर सीजीपीए मैटर करती है काफी। सीजीपीए जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी करो। सीजीपीए का तो यही है। फिर बाकी तो डिपेंड करता है इसकी, अगर आप मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स रोल के लिए टारगेट कर रहे हो तो फिर एसक्यूएल इंपॉर्टेंट हो जाता है, डीबीएमएस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी रिसेंट ट्रेंड्स में एआई एजेंट्स है जो राग होते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह होते हैं, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर जो टेक रोल्स होते हैं, एसडी रोल्स, उसमें सिस्टम डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम डिजाइन के साथ उसमें लोगों की प्रिपरेशन नहीं रहती सिस्टम डिजाइन की, तो सिस्टम डिजाइन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बाकी तो सीएस फंडामेंटल्स होते हैं। आखिरी में उन्होंने ऑफर किस तरह से दिया था? आखिरी में ऑफर ऐसा तो ऑनलाइन इंटरव्यू था, कंपनी के लोग आए भी नहीं थे। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन इंटरव्यू ही था। तो फिर पोर्टल ब्लॉक हो गया था मेरा तो। हाँ, ऐसा नहीं, मैं किसी कंपनी का से इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा। बस उन्होंने इंटरव्यू में बता दिया था कि हम हायर कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने लास्ट में ऐसा बोला था कि तो अगर तुम गुड़गांव लोकेशन हम तुम्हें देते हैं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अच्छा। अब मेरे मन में तो ये था कि जाना तो घर से बाहर है, जाना तो बैंगलोर है, लेकिन वो इंटरव्यू वहाँ पे बोल नहीं सकते। तो इंटरव्यू में मैंने चुपचाप बोल दिया कि हाँ मैं फरीदाबाद हूँ, मेरे को गुड़गांव में कोई दिक्कत नहीं है, पास में है। हाँ, तो जब उन्होंने ये लास्ट में बोला था तो एक मन में तो आया था, एक मन में लगा था कि हाँ अब शायद, क्योंकि इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा गया था तो तब लग रहा था कि हो गया, लेकिन वही सर्टेनिटी नहीं होती। बाद में भी फिर उसी स्लॉट में इंटरव्यूज में दे रहा था, एमएक्स से दे रहा था, उनका डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स ऐसा रोल होता है, उस रोल के लिए था। तो मतलब तुम कॉलेज लाइफ से सेटिस्फाइड हो? लाइक तुमने जो सेट ऑफ डिसीजंस लिए कॉलेज में और कॉलेज से पहले, तो क्या तुम हैप्पी हो? मैं ओवरऑल तो डेफिनेटली हैप्पी हूँ। बहुत अच्छे 4 साल गए हैं। एक चीज जो मेरे को लगता है मेरे को और जो करनी चाहिए थी कि प्रोबब्ली और लोगों से कनेक्ट करना चाहिए था, और सीनियर से कनेक्ट करना चाहिए था। इंडस्ट्री में और लोगों से आई गेस मैं बात कर सकता था। हाँ, एक मतलब एक चीज, और शायद फिटनेस पे मैं थोड़ा स्टार्टिंग से मैं फोकस कर सकता था। फिटनेस पे मैंने अब जाके फोकस करना स्टार्ट करा है 4th ईयर में आके नौकरी लगने के बाद। उससे पहले तो मैंने कभी डाइट के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। अच्छा। लाइक जिम भी जा रहे हो अभी? हाँ, पिछले 2-3 महीने से मैंने चालू करा है जिम, डाइट। उससे पहले तो कभी नहीं सोचा था इन सबका। लेट्स से तुम आज फर्स्ट ईयर में हो और अगर उसको कुछ 2-4 चीजें अगर तुम उसे सिखाना चाहो अभी यहाँ पे बैठ के 4th ईयर में बैठ के, तो 2-4 चीजें क्या होगी? एक तो यार कॉलेज लाइफ है, वो सब नौकरी वोकरी रहती है, वो सब एक चीज है, लेकिन उसके अलावा चिल मारो, उसके अलावा लोगों से कनेक्ट करो। वो कभी मतलब वो हमेशा बेनिफिट ही देगा, भले ही आपको बाद में पॉलिटिक्स में जाना हो, कंसल्टिंग में जाना हो, या फिर अगर आपको टेक में भी जाना हो, वो हमेशा बेनिफिट ही देता है। तो फिर अलग अलग लोगों से बात करना, इंस्टी में बाकी हॉस्टल्स में जाना, उन लोगों से बात करना। उसके अलावा अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना। मेन चीज वही रहती है कि हर चीज एक्सप्लोर करके देखो, भले वो टेक हो, कंसल्टिंग हो, उसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह हर एक चीज एक्सप्लोर करके देखो। जब आप अलग अलग चीज एक्सप्लोर करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। लेकिन हाँ, सीजीपीए पे हमेशा फोकस। जैसे सीएस माइनर का तुमने डिसीजन लिया होगा कि मेरे को सीएस माइनर भी लेना है, तो सीएस माइनर के कोर्सेज लाइक आसानी से मिल जाते थे कि स्ट्रगल करना पड़ता था? और लाइक कोर्सेज में लाइक कितनी मेहनत करनी पड़ती थी रिलेटिवली अदर कोर्सेज? कुछ कोर्स आसानी से मिल जाते थे, जैसे कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज कुछ है जो है वो 3rd सेम में तो सर्किटल ब्रांचेस का होता है, लेकिन 4th सेम में जो होता है एक्चुअली ऑड सेम में उनका होता है, और इवन में वो बाकी ब्रांच से खुला रहता है, तो इसकी वो कोर्स इजीली मिल जाता है। तो कुछ कोर्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन कई कोर्सेज में प्रोफेसर के पास जाना पड़ता है, प्रोफेसर से बोलना पड़ता है, उनको इंटरेस्ट दिखाना होता है। एक बार अगर उनका फिर वैकेंसी का भी बहुत ज्यादा रहता है कि अगर वैकेंसी मिल गई, वही लक डिपेंडेंट रहता है, अगर वैकेंसी है तो मिल जाती है। कुछ प्रोफेसर होते हैं जो सीएस वालों को देते हैं। अच्छा। तो फिर वही पहले से पूछना होता है, और एलडफ वगैरह पे देखना रहता है कि पास्ट में इस प्रोफेसर के अंडर सेम कोर्स में बाकी नॉन सर्किटल लोग आए हैं नहीं आए हैं। प्रोफेसर्स लाइक तुम्हें मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ज्यादा अच्छे लगे कि सीएस के? मतलब दोनों डिपार्टमेंट में, जैसे कि प्रोडक्शन, अगर मैं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बात करूं तो उसमें काफी अच्छे प्रोफेसर्स मिले हैं इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट स्पेशली, जैसे कि जिनके अंदर बीटीपी करे प्रशांत पालकर सर, वरुण नामून सर, अंबर सर, इनसे तो मेरी अच्छी बनती है। इनके अंदर कोर्सेज भी करे थे और फिर इनके साथ में प्रोजेक्ट्स भी करे थे, तो इनके साथ तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा। सीएस वाले प्रोफेसर के साथ मेरा उतना इंटरेक्शन हुआ नहीं, उनके साथ क्लास में इंटरेक्शन हुआ, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रियल के प्रोफेसर हैं उनके अंदर तो काफी
प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, BTP1 BTP2 ये दोनों इंडस्ट्री के साथ ही कर रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ तो काफी अच्छा रहा था। जो BTP2 भी कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, लाइक क्या क्या है टॉपिक्स तुम्हारे BTP1 और BTP2 के? मेरा BTP1 का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग था। इट वाज डायनेमिक प्राइसिंग इन इंडियन रेलवेज। तो बेसिकली अब इंडियन रेलवेज में क्या रहता है कि जो टिकट्स की प्राइसेस रहती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे कि एयरप्लेन में आप देखते होंगे डायनेमिक प्राइसिंग फॉलो होती है, डिमांड के साथ प्राइस चेंज होती रहती है। इंडियन रेलवेज में भी सिर्फ 2-3 ट्रेन है, 3 ट्रेन है जिनमें डायनेमिक प्राइसिंग होती है, लेकिन वही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आई थी कि बाकी ट्रेन के लिए एक ऐसा डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल बनाना है। इंडियन रेलवे में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइसेस रहती है, वही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देखती है। यस। तो आप बहुत ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, तो आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के अंडर ही प्राइसेस रखना चाहते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डायनेमिक प्राइसिंग करनी है। और एक बहुत ओपन प्रॉब्लम है क्योंकि कोई बोल दे कि सारी प्राइसेस 10% बढ़ा दो, रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा। लाइक ऐसा है कि इंडियन रेलवेज का अभी पैसेंजर जो सेगमेंटेशन है उसमें उनका लॉसेस में है काफी। BTP2 भी इसी पे कंटिन्यूएशन है? नहीं, BTP2 मेरा डिफरेंट है। BTP2 इज रेटेड टू प्राइमरी ह्यूरिस्टिक्स बनाने MILP प्रॉब्लम्स के लिए बट यूजिंग GPUs।